नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी कोशिश होती है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से लोगों को हम अपने इस प्रोग्राम में, इस मॉर्निंग शो में मदऊ करें और आप जाने कि उस शोबे के मामलात क्या हैं, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कैसे मामलात बेहतर हो सकते हैं। ज़िंदगी ऐसे हंसते गाते गुनगुनाते हम आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते आगे बढ़ाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता, लेकिन हंसने वाले के साथ ज़रूर हंसते हैं। आज मैंने अपने इस शो में दो मुख्तलिफ शोबाजात से लोग ऐसे बुलाए हैं जो अपने काम के बड़े माहिर हैं, बड़ी स्ट्रगल है और एक सोशल हवाला उन्होंने डेवलप किया है। मेरे साथ ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बड़े नुमाया काम सर अंजाम दिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राशिद हुसैन नूरानी। कैसे मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए मंसूर भाई? अल्लाह का करम है भाई। नूरानी साहब, आपका जो बुनियादी हवाला है वो है वकालत, बिल्कुल। लेकिन आप सोशल एक्टिव भी माशाल्लाह बहुत हैं। बिल्कुल। तो नो नारी जो है ये आपकी कास्ट है? बिल्कुल कास्ट है माशाल्लाह। और इसके साथ साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कराची शहर में जो सकाफत के हवाले से बड़े मुतहर्रिक हैं, सकाफती प्रोग्रामों के हवाले से, इवेंट्स के हवाले से, तो उसमें जो नुमाया नाम है वो एक नाम मेरे भाई का है। बरसों से मेहनत कर रहा है और कराची का असल तशख्खुस जो है वो दुनिया के सामने मेरा भाई लेकर आता है। हमारे साथ मौजूद हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर एम नईम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नहीं भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। एवरग्रीन माशाल्लाह, हमेशा से इसी तरह स्मार्ट खूबसूरत शहजादे। एंड बैचलर। वाह वाह 50 years old and बैचलर। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। चलें जी, गुफ्तगू का आगाज आपके साथ कर लेते हैं भैया जी। ये बड़ी अभी वकालत गर्म है, क्या चल रहा है? सर देखें, वकालत का जो पेशा है वो एक तो ऐसे है कि जो रोज़मर्रा की लोगों की ज़िंदगी है उससे जुड़ा हुआ है। और कहा जाता है कि जितने शहरी जो हैं वो बाशऊर होंगे, कानून का इल्म रखते होंगे, उतनी ही रियासत मजबूत होती है। सही है। तो आजकल जो माहौल चल रहा है, ख़ास तौर पे सियासत में भी वकला की काफ़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चल रही है आजकल, और उसके अलावा बार पॉलिटिक्स भी काफ़ी समझे कि आजकल हाइप क्रिएट हुई है। वजह यही है कि डे बाय डे जो वकील हैं उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के पॉलिटिक्स और जो दूसरे दीगर शोबा जाते हैं उनमें काफ़ी उनकी समझे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है। वजह यही होती है कि उनको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं हमारे माशरे की, हमारे लॉ की। डे टू डे बेसिस पे समझे कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हर फील्ड को टच कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन आजकल बढ़ती जा रही है। नो नारी आपकी कास्ट है। नो नारी जो कास्ट है वो किन इलाकों में फैली हुई है? जरा थोड़ा सा कास्ट के हवाले से भी वजाहत करें। देखें, ये ज़्यादातर जो है वो पंजाब में है और ज़्यादातर सिंध के जो देही इलाके हैं वहाँ पे भी हैं। अक्सर जो जाना जाता है वो नू नारी, यानी कि जो नमक निकालने वाले लोग होते हैं। अच्छा, ये उससे रिलेट करके वो बिगड़ते बिगड़ते नो नारी हो गया, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है नू नारी। नू नारी, बिल्कुल। ओके। ये सिर्फ ज़बान का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो एरिया टू एरिया तब्दील होता रहता है। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, क्या चल रहा है भाईजान शहर के अंदर? क्या इवेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट प्लान किए हुए हैं आपने? नेक्स्ट प्लान जी तकरीबन होते ही रहते हैं। ज़रा कि आपको पता है कॉर्पोरेट शो होते हैं वो मंजर आम पे नहीं आते, सोशल मीडिया पे इतने ज़ाहिर प्राइवेट शो होते हैं, वो तो रेगुलर कर ही रहे हैं पिछले 25 सालों से माशाल्लाह। और मजीद जो है, यानी 15 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में आप इस फील्ड में आ गए थे? मैं 20 years मैं ऐसा नहीं करो यार, वरना फिर वो एक्सपोज हो रहे हो तुम अभी। यार घर 30 साल से बस, इससे ऊपर नहीं। हाँ, फिजिक तो शुरू से अल्लाह का करम है ऐसी रही है, पता नहीं चलता माशाल्लाह। लेकिन तकरीबन ये हमें तकरीबन 25 years पूरे हो चुके हैं मुझे माशाल्लाह, इस फील्ड के माशाल्लाह, अंदर। तो ये बड़ी एक स्ट्रगल की है, बहुत कुछ किया। एडवर्टाइजिंग से मैंने स्टार्ट लिया था। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी एक यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनी है एशियाटिक एडवर्टाइजिंग। एशियाटिक, बिल्कुल। तो 7 साल मेरी सर्विस वहाँ से रही। तो उसके बाद ज़ाहिर मुझे शौक़ भी था शो बिज़नेस में आने का, एज ए
काम करने का, लोगों को प्रमोट करने का, तो मैंने वहाँ से फर्स्ट स्टेप वहीं से लिया था मैंने। गुड। तो उसके बाद काफ़ी पाकिस्तानी मूवीज़ हुई उसमें, मतलब एज ए समझ लें कि लाइन प्रोड्यूसर ही समझ लें, तो मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। अच्छा, गुड, और वेरी गुड। उसमें हमें एक अच्छा मौका मिला कि हमें अपने टैलेंट को प्रमोट करने का मौका मिला। तो उसमें मैंने काफ़ी लोग को प्रमोट किया, काफ़ी लोगों ने उसमें काम किए, जिसमें बड़े नाम हैं, मैडम संगीता हैं, इकबाल काश्मीरी हैं, और नूर साहब में काफ़ी लोग हैं, मतलब इन बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल, वेरी और गुड। सीखा इनसे, मैंने बहुत कुछ सीखा और अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन आजकल वो काम नहीं हो रहा। नहीं, जो फिल्म हो इंडस्ट्री चुका को है। ऑलमोस्ट हमारी कहीं लपेट के कहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो यार है कि अब वो सोच और वो ख्याल ही रह गए कि हाँ जी कभी हमारे यहाँ मूवी बनती थी और बड़ा अच्छा लगता है वो मूवीज़ देख के, लेकिन वो अब नहीं मिलता, वो चीज़ अब नहीं है यहाँ पर। अब नहीं है, अब नहीं है जी, अब अब नहीं बिल्कुल ही नहीं है। अब इंडस्ट्री में भी मामलात हैं, और वकला एक ऐसा हवाला है, मतलब क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि बड़ी तहरीकें चली, बड़े मामलात देखे, बड़ा उतार चढ़ाव देखा। इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है उसमें कहीं महसूस होता है कि वकला बिरादरी कहीं अपना रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल मंसूर भाई, देखें वकील जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा शहरी है जिसको सबसे बड़ी बात जो है उसको कानून का इल्म है। जिस इंसान को कानून का इल्म है उससे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं होता। वजह ये होती है कि आम शहरी को अपने जो राइट्स हैं उनका पता नहीं होता, इसलिए उनको हासिल नहीं कर पाते हैं। वकील ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पे इस चीज़ का इल्म होता है। तो शुरुआत से आप देखें दुनिया में जितनी जितनी बड़ी कौमें वजूद में आई हैं, उन्होंने आज़ादियाँ हासिल की हैं किसी की मसलत से, तो उसमें ज़्यादा रोल जो है वो वकला का रहा है। हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब को देखें, नेहरू को देखें, गांधी को देखें, या जितनी आप जो है वो बड़ी बड़ी जगहों पे जाएंगे वहीं पे आपको यही चीज़ मिलेगी। पाकिस्तान में भी जैसे डेमोक्रेसी का रिवाइवल हुआ, मुशर्रफ एरा का एंड हुआ, उसमें भी वकला की जो तहरीक थी उसने एक बड़ा रोल प्ले किया कि एक डिक्टेटरशिप को एंड किया गया और डेमोक्रेसी को रिवाइव किया गया। अब तक भी देखें, अभी जो मामला चल रहा था, जो प्रोविंशियल लेवल पे कैनाल्स का मामला चल रहा था, उस पर भी वकला ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और जो समझे कि एक नेशनल काज था या जो एक लोकल सेंटीमेंट था उसको रिप्रेजेंट किया ताकि उनको हक दिलाया जा सके। तो ये समझे कि वक्त सर वक्त चीज़ें चलती रहती हैं, और वकला की कोशिश भी यही होती है कि इन मामलात को हैंडल किया जाए और आम लोग जो साइलिन है उनकी सपोर्ट की जाए हर मामले में। कब ये महसूस हुआ एक ऐसे नौजवान को कि यार इस फील्ड का चुनाव करना है, या फिर बैकग्राउंड में कुछ हवाले मौजूद थे वकालत के, वालिद या भाई या कोई और फैमिली मेंबर ऐसा? नहीं मंसूर भाई, मेरी फैमिली में मैं इकलौता समझे कि वकील हूँ। फैमिली तो क्या, पूरे मेरा जो गाँव है उसमें मैं इकलौता वकील। गांव कौन सा है? गांव का नाम भी बताओ। डिस्ट्रिक्ट घोटकी में विलेज मिठड़ी के नाम से। मिठड़ी के नाम से यानी कि कोई मीठी चीज। तो और मीठी चीज ये भी मेरा भाई हैदराबाद से आ रहा है, मेरे लिए बॉम्बे बेकरी का केक भी लाया है। तो वकालत का मुझे शौक इस वजह से हुआ कि हम मुआशरे में देख रहे थे कि जो नाइंसाफी हो रही है, जो ताकत में लोग हैं, खासतौर पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं, तो उनका समझे कि एक मुआशरे में उनका एक दबाव क्रिएट हुआ है। उन लोगों तक आम बंदे की कोई एक्सेस नहीं होती। अपने हक लेने के लिए भी लोग परेशान होते हैं कि क्या हम ये मांगे, हमारे साथ फिर क्या होगा। तो इन बेज़ाब्ती को देखते हुए मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में वहाँ अपने एरिया में पहले से ही काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही थी। जो भी सोशल काजेज़ वगैरह होते थे उनको वहाँ पे मीडिया पे या लोकल सतह पे उनको उजागर करना। तो फिर वकालत की तरफ भी मेरा इसीलिए रुझान हुआ कि उन मकासद को, उन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम डिस्ट्रिक्ट घोटकी में या कहीं पे भी कोई मामलात होते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि उनको लीगली असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाए जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, या जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही है, FFC, एंग्रो, माड़ी पेट्रोलियम, OGDCL, जो बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए देते हैं। तो हमने वहाँ पे भी कैंपेन्स चलाई कि भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की पेमेंट्स आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, क्या वाकई वो लोगों के ऊपर खर्च हो रहे हैं या सिर्फ किसी ब्यूरोक्रेट के सियासतदान के जेब में जा रहे हैं। सही। तो उस पर भी हमने काफ़ी कैंपेन्स वगैरह चलाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला कि उन इदारों ने फिर उन पेमेंट्स को जो है वो रिलीज करना शुरू किया, लोगों को स्कीम्स देना शुरू की, वरना वो लिपट सपट के किसी के जेब में चले जाते पता नहीं चलता था। बिल्कुल, बहुत अच्छी, मतलब ये तो बहुत आपने ऐसा काम किया है कि जो बड़ी दुआएं आपके हिस्से में आई। ये जो कितना अरसा हो गया है इस वकालत को करते हुए? मेरी जो वकालत से वाबस्तगी है 2014 से है, लेकिन जो प्रॉपर में प्रैक्टिस में आया वो 2019 से मैंने स्टार्ट की है। और नॉर्मल एक्सरसाइज में आप कराची में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन
कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, यानी कि जो नियर सराउंडिंग एरियाज हैं, ज़्यादातर मेरे केसेस हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का भी हवाला जो है वो कानून का हवाला है, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्टर भी बनना चाहते थे। तो कहीं कहीं मैं दिल में नहीं है ख्वाहिश चाहती है, इतना खूबसूरत खूबरू नौजवान है, लंबा चौड़ा, तो कहीं किसी ने कहा नहीं कि यार ड्रामे में एक्टिंग भी करो? देखिए मंसूर भाई, जो वकील होता है ना, वो आपने बात बिल्कुल सही, कायद आज़म भी बनना चाहते एक्टर, वजह ये थी कि वो एक्टर भी होता है, जब तक वो अच्छा एक्टर नहीं है अच्छा वकील नहीं बन पाता। वेरी गुड, वेरी गुड, ये चीज़ है। लेकिन ऐसे कभी ख्वाहिश नहीं जागी कि किसी ने नहीं कहा कि यार तुम इतने स्मार्ट आदमी हो तो जरा आ जाओ टेलीविजन के सामने? बिल्कुल होता है, कभी कभार ऐसे कुछ दोस्त टेलीविजन से वाबस्ता भी हैं, उनकी तरफ से भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा जो एक जुनून है, एक पैशन है, वो वकालत से जुड़ा हुआ है। वहीं पे कंफर्ट महसूस होती है जब साइलिन आ रहे होते हैं, परेशान हो रहे हैं। हम देखते हैं कभी कभार सिविल मैटर में तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन क्रिमिनल मैटर में जब लोग अंदर होते हैं, उनकी बेल लगी हुई होती है, फिर मैं महसूस करता हूं कि मैं एक वकील होने के नाते उसको एज अ केस देख रहा हूं, जैसे डॉक्टर किसी मरीज को देखता है। लेकिन उस इंसान पे जब मैं फील करता हूं तो एक जो चीज गुजर रही होती है, उसके लिए सबसे दुनिया से बड़ी चीज वो केस ही होता है कि भैया मुझे रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम उन चीजों को देखते हैं और जब किसी साइल को रिलीफ मिलता है, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है, वो समझे कि पूरे दिन की थकन को दूर कर देती है। बेहतरीन बेहतरीन बात। और ये हवाला जो नहीं भाई, मैंने अपने नौजवान दोस्त से पूछा, जिस वक्त आप इंडस्ट्री में आए हो तो आपने नहीं फील किया कि यार बिहाइंड द कैमरा तो मैंने सैयद नूर साहब के साथ भी काम किया, संगीता मैडम के साथ भी काम किया, स्क्रीन के सामने आने के लिए कभी ख्वाहिश नहीं जागी? नहीं, मुझे याद है एक दफ़ा मुझे 94 जब मैंने ज्वाइन किया एडवर्टाइजिंग, तो मेरा इत्तेफाक से एक आउटडोर के काम था। सही। कमर्शियल्स वगैरह होते थे, लगते तो वो मैं ही कैसेट से टेप्स जो मैं ही देता था स्पॉट्स वहाँ जाके ना पीटीवी। तो मैं देखता था अक्सर स्टूडियो से आगे गुजरता, मुझे शौक जागा। मोहसिन अली रिजवी होते थे उस वक्त प्रोड्यूसर, बिल्कुल। तो बाकायदा वहाँ उन्होंने मोहसिन रिजवी भाई आ चुके हैं मेरे शो में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या हुआ जी, एक ऑडिशन, मैंने बोला मैं भी तो देख के देखूँ, हालांकि मेरा शौक तो है करने का। तो मैंने एक ऑडिशन दिया और बाकायदा सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ। अच्छा, गुड, बिल्कुल अच्छा हुआ। तो मैंने यार मैं भी एक्टिंग करता हूँ, देखता हूँ, कहता हूँ। लेकिन ये हो गया ऑडिशन की हद तक ही रहा, लेकिन जो असल मेरा माइंड था ना, ये मुझे मैं ये देखता था कि जो लोग पीटीवी में या बाहर खड़े होते हैं या उन्हें मौके नहीं मिलते, काम नहीं मिलते, मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा दूँ। तो मैं एज ए प्रमोटर ही फिर मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को प्रमोटर ही हद तक रखूँ। मैं अपने आप को देखता हूँ कि जब लोग काम कर रहे होते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मैं अपने आप को उनमें देखता हूँ। तो इसलिए मैंने उस दौर से फिर मैंने अपने प्रमोशन शुरू कर दी, प्रमोट करना शुरू किया। फिर मैंने तकरीबन आप 25 साल पूरे होने को आए मेरे इस इदारे को, सिटी एंटरटेनमेंट जो मेरा इदारा है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसी तरह फिर हम उसके ये जर्नी जारी रही, करते रहे, काम करते रहे। आज तक उसी तरह काम कर रहे हैं, फैशन शोज़ कर रहे हैं, कमर्शियल्स हो रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सूफी नाइट्स हो रही हैं। अब तो बड़ा चेंज आ गया है। कितना स्कोप मिला, कितना कैनवस ब्रॉड हुआ जब ये निजी चैनल्स आए, उसके बाद जो सोशल मीडिया का दौर आता है, तो कितना एक आम आदमी जो अपने स्किल्स को पीटीवी के दरवाजे के बाहर, उस दौर के कई फनकार मर गए, दरवाजे के बाहर ही मर गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कितना फायदा हुआ इस सारे? बहुत बेनिफिट्स हुए। उसके फौरन बाद एक एंट्रीएम आया था, STN एंड एंट्रीएम आया था। उसके फौरी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता चैनल आना शुरू हो गए। ये एक अच्छा इकदाम था और ऐसा होना चाहिए था। अब ये हुआ कि बड़े ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल गए। पहले तो ये था कि मखसूस एक PTV हुआ करता था कि जी लोग बड़ी मुश्किल से उनको मौके मिलते थे, चांस मिलते थे, और वही जैक सिफारिश जो हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे मैं कहना नहीं चाहता, जो सिस्टम है यहाँ पर, जिसकी सोर्स से सिफारिश थी तो वही आता था और वही पास होता था, चाहे उसमें टैलेंट हो या ना हो। तो अब ये हुआ कि मुख्तलिफ जो चैनल्स आए, जो सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल ही एंड ही हो गया ना सोशल मीडिया, तो फिर वो चैनल्स भी पीछे रह गए सोशल मीडिया से। माशाल्लाह आज कहाँ हैं आपको ही पता है। तो इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया इन लोगों ने, अच्छा मौका मिला और अब माशाल्लाह काम कर रहे हैं लोग। डिजिटल पे बहुत सारा काम हो रहा है, खुद नहीं कहीं कुछ सोचा, कुछ प्लान किया कि डिजिटल मीडिया की तरफ जाएंगे तो कुछ नया करेंगे? इतने बरसों का तजुर्बा है मेरे भाई के पास, यकीनन अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, इस तरफ नहीं कभी गौर किया? नहीं, मुझे काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो साथ के हैं उस दौर के, काफ़ी उन्होंने कहा कि कोई प्रोडक्शन हाउस बनाएं, इसको ओपन करें, खोलें। तो मुझे उससे ही फुर्सत नहीं मिलती अपने प्रोग्राम से, उसी इवेंट में इतना बिजी रहता हूँ। तो अभी भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल टूर पे जाने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ हम जनवरी में जाने वाले हैं। इंटरनेशनल टूर का कहाँ का प्लान हो रहा है? एक UK का प्लान है इंशाल्लाह हमारा। अच्छा। पाकिस्तानी मूवी बनने जा रही है, तो उसमें क्रू के तौर पे यहाँ से काफ़ी टीम जाएगी हमारे साथ, पाकिस्तान से काफ़ी लोग जाएंगे मेरे साथ। वेरी गुड। अभी ये जो अल्लाह ताला गरीब के रहमत फरमाए, अमजद साबरी का एक बड़ा नाम था, उसने वो जो दौर है उसका, उस एरा में बड़ा प्रमोट हुआ कव्वाली को। अब हम मुख्तलिफ हवालों में देखते हैं
कि जो स्कूल्स के फंक्शंस हैं, कॉलेजेस के फंक्शंस हैं, या दीगर शादी के भी मांगियों मेहंदी के जो फंक्शंस हैं, तो उसमें कव्वाली नाइट का एहतमाम किया जाता है। तो कितना कितना फ़ायदा हुआ इस सारे मामलात से इवेंट मैनेजमेंट वालों को कव्वाली के फ़रोग से? देखिए, इसमें दोनों को ही फ़ायदा हुआ। पहले कोई कव्वाली नहीं कराता था इतने पे कि लिमिटेड इवेंट्स होते थे, कोई मतलब है कोई ख़ास इवेंट पे ही कव्वाली हुआ करती थी। उर्स मुबारक हो रहे मुबारक पे हैं, होती बस यही तो एक हमारा उस दौर में तो कोई उर्स से तो कव्वाली जहन में आती थी। अब तो ये ट्रेंड हो गया है, बर्थडे से लेके कोई मेहंदी इवेंट है, कंपनी इवेंट है, कोई भी मतलब है इवेंट हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, तो समझे कि मस्ट हो गई है कव्वाली। ट्रेन चल गया है, तो आप ट्रेंड सेट हो गया, बिल्कुल ट्रेन हो गया है कि सूफी नाइट मस्ट है उसके अंदर। अच्छा, अमजद साबरी का तो खैर माशाल्लाह वो खानदानी, उनका नाम ही बहुत बड़ा नाम है। उसने, जैसे हम कहते हैं ना नहीं भाई, कि गालिब ने वो जो औरत की खूबसूरती पर शायरी थी, हुस्न पर शायरी थी, मोहब्बत पर शायरी थी, महल के महल सरा में शायरी थी, उसको महल सरा से निकाला और आम आदमी तक पहुंचाया कि भाई शायरी में बाकी मामलात भी हैं, बाकी मौजूआत भी जो है वो बांधे जा सकते हैं। इसी तरह अमजद साबरी की जो कव्वाली थी, उसने फिर वो सिर्फ उर्स से निकाल के उसको वो आम मासेस तक गई है। बिल्कुल। तो उसके बाद से फिर ये ट्रेंड, एक मिनिमम अगर हम कव्वाली नाइट कराना चाहेंगे तो कितना खर्चा आता है? एक आप चूंकि इस सारे काम से वाकिफ कव्वाल हर किस्म के हैं, जैसे नहीं, मैंने कहा मिनिमम कैटेगरी वाइज, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता दें, कोई इशू नहीं है। तो उसमें ब्रांड आ गया। अब जैसे नाम, जैसे अमजद माशाल्लाह नाम, अभी भी उसके भाई तला साबरी वगैरह हैं, जो भी उनके भांजे हैं, उनके ख़ानदान वाले अभी भी उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है कव्वाली को, और भी माशाल्लाह कर रहे हैं। अब ये होता है जैसे वही ब्रांड वाली बात आ जाएगी, लोकल ब्रांड की बात होती है। अभी भी नॉर्मली कव्वाल 50,000 तक मतलब है, 50,000 रुपये तक नॉर्मल चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। उसका ब्रांड पे आ जाए, ब्रांड चला जाता है 5 लाख टू 10 लाख। अच्छा, ब्रांड अभी भी बड़े नाम है जो कर रहे हैं, 5 लाख से ले रहे हैं। ताजी साहब का बेटा है जी जी, साकिब अली ताजी, माशाल्लाह इस वक्त भी बड़ा अच्छा मतलब इवेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है माशाल्लाह, वो भी अच्छा कर रहा है। अबू फरीद साहब हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अबू फरीद तो सबसे बड़ा ही नाम है ना, सबसे बड़ा नाम माशाल्लाह उनका है। और इसके अलावा भी कई ऐसे नाम है जो मतलब है अच्छा हैंडसम अमाउंट ले रहे हैं और कव्वालियाँ और लोग करा रहे हैं, कर रहे हैं माशाल्लाह। अमजद जिंदा था, मुझे अमजद मेरा बड़ा पर्सनली दोस्त था, मेरे साथ बड़े इवेंट किए अमजद ने। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह के और भी कव्वाल हैं, और मतलब यही कव्वाल चल रहे हैं आजकल। हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में कव्वाली जुज मस्ट हो गया, बस कव्वाली होनी ज़रूरी हो गई, बहुत ज़रूरी है। भाईजान, कव्वाली का एक हवाला बनाया कि जी बड़ा मामला है। एक गुफ्तगू ये होती है कि जी जो केसेस हैं वो बहुत तवील हो जाते हैं। मतलब सिर्फ कव्वाली जो है ना, वो उसमें जो गर्दान करते हैं ना, कव्वाल लंबी होती चली जाती है, लंबी होती चली जाती है। केस की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मशहूर जुमला है पड़ोसी मुल्क के उसका। तो क्या वो वक्त कब आएगा जब हम चीज़ें बेहतर करना शुरू करेंगे? देखिए मंसूर भाई, सबसे पहले मैं ये कहूँगा किसी हद तक ये एक मिथ भी है। अच्छा, यानी कि जब लोग अपने हकूक़ को परसू नहीं करना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोगों ने तासुर ये बनाया होता है कि भाई आप कोर्ट जाएंगे, मामला खिंचेगा, आपको हक नहीं मिलेगा, सालों साल केस चलते रहेंगे, फिर भी आप आके वहीं पे खड़े हो जाएंगे, पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं, इधर ही मुकमुका कर लें। तो वो लोग चीज़ों को बाईपास करना चाहते हैं। वजह ये होती है कि चीज़ों का लोगों को पता नहीं होता। देखिए, कोर्टें भरी हुई हैं, इसका मतलब है कि लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अब मामला जहाँ तक डिले का है, वो उसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है वो ओवरबर्डन है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक वकील हूं और मेरे पास एक दिन में 5 केस लगे हुए हैं, तो मैं ये समझूंगा कि भाई मेरे पास आज जो काफ़ी केसेस हैं, चीज़ों को समेटना, 5 चीज़ों को चलाना केसेस को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। एक जज जिसके पास एक दिन में 70 केस लगे हुए हैं, 80 केस लगे हुए हैं, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 70 केसेस को सुनेगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा, फिर अपना ज़हन इस्तेमाल करके फैसला देगा। अब हर वकील, क्योंकि वो क्लाइंट से पैसे ले रहा होता है, उसका काम होता है अपने क्लाइंट के हवाले से बेहतरीन केस प्रिपेयर करे। अब हर वकील अपने आर्ग्यूमेंट्स लेके आएगा, हर वकील अपने केस लाज लेके आएगा, जज को सुनाएगा। अब जज ने अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करना है। सही है। तो वो एक बंदा गवाही भी चलाए, कभी कभार गवाही 2-2 घंटे चल जाती है, 3-3 घंटे चल जाती है, कभी दिनों की गवाहियां चल रही होती हैं। तो उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमारा सबसे पहले सिस्टम ओवरबर्डन है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो निज़ाम चल रहा है वो बहुत ही पुराना चल रहा है, यानी कि डिजिटलाइजेशन हमारे पास आई नहीं है। वही फाइलों को मेंटेन करने का पुराना तरीका, कभी फाइलें जल जाती हैं, कभी गुम हो जाती हैं, कभी बारिश आई तो वो गल गई फाइलें। तो इस वजह से चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद फिर आ जाता है मामला वकीलों पे
कभी कभार ऐसे होता है कि एक पार्टी वकील को पैसे इस चीज के दे रही होती है कि आप मुझे केस कितना डिले करके देंगे। अच्छा, ज्यादातर जैसे आप बैंकिंग केसेस में देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि जो कानून बनाया गया है मुशर्रफ एरा में 2001 का ऑर्डिनेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी या फाइनेंस ऑर्डिनेंस, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर बैंक केस फाइल करते ज्यादातर तो अगली पार्टी को सिर्फ चांस दिया जाए कि वो लीव टू डिफेंड फाइल करे, यानी कि वो कोर्ट से पहले परमिशन ले कि उसका जवाब सुनने के लायक भी है या नहीं है। ओके। इसका मकसद यही होता है कि 90% केसेस में वो लीव डिसमिस हो जाती है और बैंक के हक में फैसला वहीं पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं क्लाइंट्स के भाई हम आपको पैसे देंगे, फीस देंगे, आप हमें बताएं कि आप हम केस कितना डिले करके देंगे, कितना डिले करेंगे, क्योंकि एंड में जाकर उन्हें बैंक से सेटलमेंट करनी होती है उसी अमाउंट पे जाके। अगर मैंने बैंक को आज 10 लाख रुपए देने हैं, वही अमाउंट में उसको 5 साल के बाद दे दूं 10 लाख रुपए ही दूं तो मेरा मुझे तो फायदा है। बचत आ गई। तो वकील फिर यहाँ पे रोल प्ले करता है कि मैं इसको चीज को लिंगर ऑन करूं। अब डिपेंड कर रहा होता है कि वकील किस साइड से आ रहा है। तो कानून में काफी लूप होल्स भी हैं कि डेट्स हम ले सकते हैं किसी न किसी वजह पे, कभी क्लाइंट नहीं आ रहा, कभी वकील नहीं आ रहा, कभी जज नहीं आ रहा, कभी स्ट्राइक हो गई, कभी छुट्टी हो गई। तो बहुत से मामला होते हैं क्योंकि एक केस महीने में 2 से 3 बार लगता है अमूमन, क्योंकि लिस्ट ऑफ केस इतनी ज्यादा होती है। तो वो डेट भी ज़ाया होगी तो बंदे का केस चला जाता है आगे। समझने के बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, लेकिन ये जो हवाला है, डिले हवालों का आम मुकदमात में ये भी तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, अभी फिर मामला आ जाता है कि जैसे क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी नोयत ऐसी होती है कि वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं। उनमें गवाहियाँ चलेंगी पुलिस वालों की या जो मुद्दई हैं अक्यूज का बयान होगा, उसके बाद फिर आपकी फाइनल जजमेंट आ जाती है, या बेल होती है, वो आप बेल फाइल करेंगे, चंद दिनों में आपका बेल डिसाइड हो जाती है, आपका मामला हल हो जाता है। लेकिन जो सिविल केसेस होते हैं वो ज़्यादातर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेचर्स के होते हैं। उनमें ज़्यादातर गवाहियाँ चलती हैं, किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए, कहीं पे सर्वे करनी है, कोई आपने कमिश्नर अपॉइंट करना है, आपने कोई रिसीवर अपॉइंट करना है कि वो जगहों का रेंट ले ले। एक जगह पे मसला चल रहा है, केस चल रहा है, उस पर दूसरी पार्टी आके अपनी दरखास्त दायर करेगी, भाई मेरा भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। तो क्योंकि कोर्ट ने जल्दबाजी नहीं करनी होती है, सही चीजों को मद्देनजर रखना होता है, एक रीजन फैसला देना होता है ताकि वो अमल दरामद के काबिल हो, किसी भी पार्टी का जो हक तलफी है वो वहां पे अकर ना हो। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोशिश यही की जाती है कि सारी चीज़ों को सुन के, देख के, गवाहियों को देख के फिर एक बेहतर फैसला दिया जा सके, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप कह रहे हैं कि बर्डन इतना ज़्यादा है केसेस का कि वो चाह के ना चाह के भी वो डिले होता है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होता है। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। नहीं भाई, फैशन इंडस्ट्रीज से भी आपका एक जुड़ता है हवाला। जी बिल्कुल। जो कैट वॉक का हवाला है, हमारे यहाँ ब्यूटी कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ जो नए लोग आए हैं, कुछ जैसे वक्त तब्दील हुआ है, क्या बेहतरी आई है? देखिए पहले ये होता था कि इतना फैशन शो का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, जैसे अवेयरनेस आई है, लोगों को पता चला कि जी अब मॉडल ये पहले टीवी ड्रामे करने हैं जी, पहले जो कमर्शियल की तरफ जोर होता। अब ज़्यादातर रुझान आने वाले जो भी आर्टिस्ट मॉडल आता है न्यू कमर, मुझे फैशन शो रैम्प करना है, फैशन शो। अच्छा, ये एक अच्छी बात भी है, ब्रांड्स भी इसमें चूंकि इन्वॉल्व हो गए, पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए। हाँ, अब वही यही वजह ये है कि ब्रांड्स इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, अच्छे बड़े डिज़ाइनर्स इन्वॉल्व हो गए इसमें। ब्यूटी मतलब जितने भी इसकी कॉस्मेटिक्स की जो अपने ब्यूटी का कॉस्मेटिक्स वाले हैं, ज्वेलरी वाले हैं, बुटीक वाले हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया हो गया यहाँ। मेकअप वाले हैं, मेकअप, हाँ वो यही करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ब्राइडल शोज़ होते हैं, इनकी मेकअप क्लासेस होती हैं बाकायदा। अच्छा, हाँ बाकायदा एक प्रॉपर मतलब एक कमर्शियल काम है ये, स्पॉन्सर्स दिए करे जाते हैं इनको ब्राइडल शोज़ के अंदर, इनके डेमो होते हैं बाकायदा दिन में, पूरे दिन। और ये हम कर चुके हैं, 2-3 इवेंट हमने पिछले महीने भी इस तरह के किए हैं और अगले महीने भी होने वाले हैं। तो अब ये होता है रैम में ये होता है कि जी तमाम लोगों को एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ होता है
कि जैसे ज्वेलरी भी इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है, इसमें मेकअप भी आ रहा है, इसमें डिज़ाइनर भी आ रहा है। अच्छा, इसमें मॉडल को भी बड़ा बेहतरीन मौका मिल रहा होता है काम अच्छा, करने का। उसको भी स्कोप मिल रहा है कि आगे हाँ। जाने का, और हाँ जी, हाँ जी। स्किल्स बढ़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, स्किल्स बढ़ रहे हैं, उसका एक ऑडियंस को फेस करने का मौका मिल रहा होता है। फिर नेक्स्ट वो किसी कमर्शियल में या प्ले में जाता है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो बड़े कैमरे को फेस कर रहा होता है, काम अच्छा कर रहा होता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फैशन शो का हमारा। कितने कितने बरस से आप ये कर रहे हैं और कितने नौजवानों को आपने इंट्रोड्यूस करा? मैं तकरीबन 2001 से मैं ये कैटवॉक का शोबा मैं इस पे काम कर रहा हूँ, फैशन पे काम कर रहा हूँ। इसमें ये होता है कि अगर वही वाली बात है, मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखा है जी। मैं आया था सिंगर बनने, बन अदाकार गया, बड़े बड़े मैंने ये देखे हैं बचपन। यही होता है अब इसमें, ये होता है बहुत से लोग हमारे यहाँ जो मॉडलिंग करने आए उसमें कोई सिंगर भी बन गया बाद में, अच्छा, कोई एक्टर भी निकल आया। Very और आज good. माशाल्लाह इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वो जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो लोग दुनिया में फैले हुए हैं। बाबा, कोई स्टेट में चले गए, वो भी यूके में इस वक्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मेरे साथ के जो लड़के काम करने वाले थे वहाँ भी मॉडलिंग एजेंसी है, वहाँ भी वो काम कर रहे हैं। सही। तो क्या स्कोप आप नए लोगों को देते हैं? अगर मेरा जो देखने वाला है वो इस फील्ड में आना चाहे, मॉडलिंग की तो फैशन इंडस्ट्री की, तो क्या सजेशंस हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल है अभी भी। यानी कि मैंने कहा ना, जब से सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया तो अब हर बंदा चाहता है कि मैं एक्टर बन जाऊं, मैं किसी भी हवाले से, मतलब है वो उसी पे अपने आप को आजमा रहा होता है, करके देख रहा होता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आएँ, बिल्कुल ये एक अच्छा शोबा है अपना। मतलब है अगर किसी को इंटरेस्ट है उसको फैशन में काम करने का, इंडस्ट्री में, या कोई प्ले करना चाहता है, तो हम हर किस्म की प्रमोशन होती है हमारे यहाँ। हमारा जो इदारा है सिटी एंटरटेन, तो वहाँ पर मतलब ये लोग आते हैं जी मुझे सिंगिंग करनी है तो हम उसको वो दे देते हैं, सिंगिंग सिखा देते हैं बाकायदा। जो इदारा था प्रोडक्शन तो हाउस प्लेस बाकायदा करना है। क्लासेस वगैरह भी लेते हैं? जी जी बिल्कुल, क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ, सिटी एंटरटेनमेंट के बैनर तले आप बाकायदा क्लासेस भी बिल्कुल उनको आते हैं, प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ। हमने रखे हुए हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं बाकायदा, उनको कोरियोग्राफर हैं बाकायदा जो उनको ट्रेन करते हैं, जो मॉडलिंग के लिए आते हैं, मेल और फीमेल बाकायदा। तो मेल फीमेल कोरियोग्राफर भी हैं हमारे पास, तो उनको बताया जाता है कि उन्होंने वॉक कैसे करना है, एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, और क्या उनकी फिजिक है तो उन पर कौन सा ड्रेस, कौन सा डिज़ाइनर सूट करेगा, तो वो सारी चीज़ें वो बताई जाती हैं। इसी तरह जो है वो, यानी आप समझ रहे हैं कि आप ये मशवरा भी दे रहे हैं कि जो नए लड़के लड़कियां आना चाहें तो वो बाकायदा आपके पास अगर आपसे जुड़ते हैं तो वो आपके पास पहले क्लासेस भी अटेंड करते हैं और फिर अपना फ्यूचर जो है बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा बता दें ऑफिस कहाँ है आपका, ताकि कोई जुड़ना चाहे आपके साथ तो। जी, हमारा ऑफिस है पैनोरामा सेंटर, जहाँ पुराना बाजार है, जैनब मार्केट, मिलीनियम मॉल इसके साथ ही है, एटीएम मॉल के साथ ही है, पैनोरामा सेंटर 1 में सेकंड फ्लोर पे हमारे 2 स्टूडियो हैं और एक इवेंट का दफ्तर है, 3 ऑफिस हैं मेरे इवेंट मैनेजमेंट के। सिटी एंटरटेनमेंट हम इवेंट करते हैं और बाकी स्टूडियो सिटी के नाम से फोटोशूट्स वगैरह, पोर्टफोलियो वगैरह हम वहाँ बनाते हैं। सबसे ज़्यादा काम जो है वो किन लोगों के साथ किया? और चूंकि आपने कहा कि आपने फिल्म इंडस्ट्री को भी जो है वो आर्टिस्ट प्रोवाइड किए, यकीनन टेलीविजन इंडस्ट्री को, किन लोगों के साथ काम करके नहीं भाई मज़ा आया? यानी कुछ ऐसी जर्नीज, कुछ ऐसे वाकयात शेयर करें ना। सैयद नूर साहब के साथ किया, इकबाल काश्मीरी, हाँ जी, मरहूम इकबाल काश्मीरी के साथ तो काफ़ी मूवीज़ की मुझे याद है। यहाँ कराची आके जब वो फिल्में बनाते थे? बिल्कुल कराची। अच्छा, कोई एक आध फिल्म का जिक्र नाजायज़ थी, बिल्कुल नाजायज़ मूवी उन्होंने एक बनाई थी, इसमें बाबर और रेमा कास थे। अच्छा। और एक मम्मी फिल्म बनाई थी जो इकबाल काश्मीरी साहब के अपने बेटे थे फैसल काश्मीरी, तो उसमें बाकायदा रेमा उनके अगेंस्ट हीरोइन थी सामने। तो उसमें तो एक मुझसे भी सीन कराया था, मुझे याद है इकबाल काश्मीरी साहब ने। हाँ, मैं अपर वाइट पहना हुआ था, तो वहाँ कम से कम मेरे 100 जूनियर आर्टिस्ट काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा 100 उस वक्त। माशाल्लाह। नरगिस, मुस्तफ़ा कुरैशी, तो बाकायदा एक उन्होंने कहा यार नहीं, एक सीन है बर्थडे का ना, तो क्या करना है यार तू उनका स्टाइल ऐसा था, हाँ, वो खास स्टाइल से बात करते हैं, आओ ऐसे, ओ नहीं मुझे इधर आ। तो हम चले गए, कह रहे यार तू ही चंगा लग रहा है मेरे को यार। अच्छा, मैंने क्या करना है सर मैंने, तो उन्होंने मुझसे काम ले लिया। अरे वाह, बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर थे भाई। तो रेमा हम लोग कर रहे हैं, तो केक कटिंग सेरेमनी करनी, केक कटिंग करना है। ठीक है। तो मेरे साथ एक कपल में कोई लड़की, उन्होंने कहा कि नहीं ये अच्छी लग रही है, इनको आप एज ए फ्रेंड, तो मेरे बेटे के दोस्त हो, तुम मिलके केक कटिंग करनी है, ये सीन करना है यार। और फौरन नरगिस, मैडम नरगिस का सॉन्ग वहाँ पर परफॉर्मेंस थी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बैठे हुए, आइटम सॉन्ग, उसमें आइटम सॉन्ग था, ज़बरदस्त किस्म का आइटम सॉन्ग तकरीबन। हाँ, वो बड़ा अच्छा एक मेरा एक्सपीरियंस था। वो फिल्म मम्मी थी पाकिस्तान, जिसमें अतीक ओडो, नदीम साहब थे, वो उनके मदर फादर बने थे उसके अंदर। ठीक। वो कभी कोई ऐसा मामला आया कि जहां कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ ज्यादा बात आगे बढ़ गई, आपने कहा यार आपने ये तय किया था, आप ये पेमेंट कर रहे हो, इस तरह के झगड़े होते हैं? अच्छा, इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ, ये भी उस दौर की बात है, ये 1999 की बात है आई थिंक। और
हम हॉलीडे इन होटल हुआ करता था, जो अब मेरा ख्याल है ये हॉलीडे इन होटल जो बना हुआ है ना, रेजेंट प्लाजा, जो अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ 2 फिल्में एक साथ हो रही थी, एक चोरों के घर चोर उड़ती, जिसमें गालिब कमाल कर रहे थे, सईद राना डायरेक्टर, तो इकबाल कश्मीरी अंदर सेट लगा हुआ था उसका स्विमिंग पूल पे। तो वहाँ 2-3 मेरे टैलेंट थे, आर्टिस्ट थे ना, वो क्या कर रहे हैं कि जी ओ यार वो एक सीन है, वो जो है ना सेक्स बैग छीनना है इसने ना, बाबर ने। तो वो एक लड़का था, बड़ा मतलब टैलेंटेड लड़का था, जूनियर लड़का, उसको बड़ा शौक था काम कर। तो वो आगे एकदम इस सीन को ऐसे कर लें तो क्या नईम साहब, मतलब मुझे गुस्से हो गए इकबाल कश्मीरी साहब ना, नईम साहब इधर आओ, डायरेक्टर मैं हूँ कि ये है, शाबाश। हो वो बच्चा खड़े होकर उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं कि सर इस सीन को ऐसे कर लें, मतलब ये बाबर अली से बैग छीन के भागता है, इस सीन को हम ऐसे कर लेते हैं। मैं उसको गौर से देख रहा हूँ, यार डायरेक्टर इतना बड़ा खड़ा है, तुम कौन होते हैं, लेकिन उसका कॉन्फ्रेंस देखें, उसने ये नहीं देखा कौन है मेरे साथ खड़ा। सर इस सीन को अगर आप इस तरह कर ले तो बड़ा ज़बरदस्त आएगा, ये बैग बाबर अली से लेके भागता है और इसके पीछे फाइट है ये वो। और मैंने बोला यार ये बच्चे में तो बड़ा भाई टैलेंट है, ये अभी से मतलब इतनी इसकी बड़ी हिम्मत है कि उसने। फिर कहाँ गया वो बच्चा? वो बच्चे को उन्होंने बाहर बैठा दिया, आप बाहर चले, कहने आप प्लीज़ बाहर चलें, काम डिस्टर्ब ना करें अभी हमारा, बाहर से। सही है, बिल्कुल सही है भाईजान। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने सब्र से और तहम्मुल से सीखनी है और फिर आगे करनी है। सब्र और तहम्मुल का मादा जो है वो हमारे पास से ख़त्म होता जा रहा है। बहुत ही हॉरिबल आदाद व शुमार मेरी नज़र से गुजरे हैं पिछले कुछ दिनों पहले कि कराची, सिंध, पाकिस्तान में जो तलाक़ की शरह है वो बहुत बढ़ गई है, खुला के केसेस बढ़ गए हैं। ये इस पे ज़रा सा थोड़ा सा वजाहत करें, क्या हो रहा है ये? देखिए मंसूर भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है खुला का, तलाक का, सबसे पहले जो रिलीजन्स थे, क्रिश्चियनिटी थी या हिंदुइज्म था, उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था। क्रिश्चियनिटी में मोनोगेमी के कॉन्सेप्ट, आप शादी कर लें, जब तक जिंदा है आपकी वही हस्बैंड वही वाइफ रहेंगे। तो किंग चार्ल्स V था या कोई था, वो किंग क्या करता था, जब उसने दूसरी शादी करनी होती थी तो अपनी बीवी पे कोई इल्ज़ाम लगा के उसको मरवा देता था, उसके बाद उससे शादी कर लेता था। ओहो। हिंदुइज्म में ये होता था कि अगर हस्बैंड की राज शादी हुई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो या तो औरत सारी उम्र कर दी जाती थी इब्तिदा में, तो या फिर वो वैसे ही विधवा बन के रहेगी। इस्लाम ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि भाई अगर दोनों मियाँ और बीवी किसी भी जायज़ वजूहात की बिना पे एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं तो उनको एक डिसेंट तरीक़ेकार दिया कि आप एक दूसरे से अलगदगी इख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे माशरे में इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को काफ़ी लिहाज से मिसयूज़ किया गया है। वजह यह है कि एक सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ रुझान कि हस्बैंड या वाइफ जब वो रील्स देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रही होती हैं जो मीडिया में आ रही होती हैं, तो एक दूसरे से उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मूवी में देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, ड्रामे में इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, मीडिया में इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो वाइफ की और हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन दूसरी तरफ बढ़ जाती है। नहीं, लेकिन मैं आज अपने इस मॉर्निंग शो के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो एक बर्दाश्त का बिल्कुल मादा ख़त्म हो रहा है ना हम लोगों के, लड़के लड़कियां एक दूसरे की बात, मतलब पहले जो हमारे वालिदैन के हवाले हैं, जो वालिद कह रहे हैं वो वालिदा सुन रही हैं, कभी वालिदा ने कुछ कह दिया तो वालिद साहब सुन के निकल गए। तो अब ये बिल्कुल ही इस सोसाइटी में ख़त्म हो रहा है और खुला के केसेस इस कदर बढ़ गए हैं कि ये बहुत हॉरिबल सूरत हाल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी मौजू पे मैं आना चाह रहा था। तो वजह ये थी जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है ना, और एक हमारा माशरा जो है एक बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, लोग हर चीज़ से परेशान है, तो फिर क्या होता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा खत्म होता है। हर कोई चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, क्योंकि एक जनरेशन गैप भी आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, हर 30 साल के बाद एक जनरेशन गैप आता है, तो एक माइंडसेट, जैसे अभी की जनरेशन को जेन ज़ी कहा जा रहा है, जनरेशन Z, तो हर जनरेशन का एक अलग अलग माइंडसेट है। तो अभी जो नई जनरेशन आ रही है, खास तौर पे ये मसला वहाँ पे आ रहा है कि उनमें एक बर्दाश्त नहीं है। ना हस्बैंड अपनी वाइफ के कुछ मामला को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना वाइफ कर सकती है। तो फिर क्या होता है कि वो फिर अपने आप को सेपरेट करने की बात पे आ जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि ऐसी वजूहत होती हैं जो कि एक आम बंदा सुने तो उस पर हंस पड़े कि भाई ये भी कोई वजह है अपने आप को दूसरे से अलग करने की, अपने समझे कि शरीक हयात को जुदा करने की। तो वो वजह यही है कि एक बढ़ता हुआ रुझान, एक माइंडसेट क्रिएट हो रहा है कि अलगदगी इख्तियार कर लें, फिर अपनी नई जिंदगी गुजार लें, न्यूक्लियर लाइफ हो, खानदान से अलग हो, अकेले रहें। तो बहुत सी एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं हो पाती हैं तो फिर लोग इस तरफ आ जाते हैं। तो आजकल तो आप देखेंगे हर कोर्ट में डेली बेसिस पे हजारों की तादाद में केस लगे होते हैं खुला के। हर कोर्ट में डेली बेसिस पर सैकड़ों हजारों के केसेस जो हैं वो खुला के लगे हुए हैं। ये बहुत हॉरिबल सूरत हाल है। तो कैसे मैनेज हो रहा है, क्या आने वालों को क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं? देखिए, इसमें जो कानून भी प्रोवाइड कर रहा है चीज़ें कि कोर्ट भी कोशिश करती है कि उनकी प्री ट्रायल की जाए, यानी कि उन दोनों को बैठा के, हस्बैंड और वाइफ को खास तौर पे
उनके जो आपस में मसले मसाले उनको सुना जाए और एक ऐसी नुक्ता नज़र से उनको हल किया जाए कि दोनों पार्टीज़ के ग्रीवेंसेस दूर हों। सही। कि वाइफ की क्या ख्वाहिशात हैं, हस्बैंड की क्या ख्वाहिशात हैं, उनको किस तरीके से एक जो है वो बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो आगे खुशगवार गुजरे। क्योंकि सिर्फ इस अलहदगी से वो दो लोग सफ़र नहीं करते हैं, दो खानदान सफ़र करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बात पे दोबारा राशिद से बात करेंगे कि जब दो लोग आते हैं, खातून आती हैं खुला का केस लेकर या कुछ इस तरह के हवाले की बात होती है, तो फिर उसमें इन्होंने कहा कि दो ख़ानदान सफ़र कर रहे होते हैं, दो लोग नहीं, उनमें बच्चों का क्या मुस्तकबिल होता है, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो बात हो रही थी राशिद के जब तलाक का एक हवाला है ना, नापसंदीदा अमल है तमाम तर जायज़ हवालों के बावजूद, तो दो ख़ानदान सफ़र कर रहे हैं, दो लोगों की अलहदगी जो है बच्चों पे क्या असर डालती है, कैसे बताते हो, समझाते हो? देखिए मंसूर भाई, जब भी कोई क्लाइंट आ रहा होता है ना, तो सबसे पहले हम एक कूलिंग प्रोसेस होता है। कूलिंग प्रोसेस, वो वजह ये होती है कि किसी न किसी वजूहात के बिहा पे वो लोग चाहते हैं कि सेपरेशन हो। हम कोशिश यही करते हैं कि एक बार उनकी बात सुन लें कि असल मामला क्या है। क्योंकि अयूब खान जब जनरल टिक्का खान को आर्मी चीफ बना रहा था, तो उसने उसको एक एडवाइस दी थी कि भाई तुम सारे लोगों के मसले हल नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगर तुम उनको सुनोगे तो उसका आधा मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी। तो हमारा भी प्रोसेस यही होता है कि हम कोशिश करते हैं कि पहले अपने क्लाइंट को सुने, फिर उसके जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उसको बताते हैं कि इनको हल करने के और भी तरीक़ेकार हैं। सही। अगर आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, आपके बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा है, आपको पर अकोमोडेशन नहीं दे रहा है, तो तलाक के अलावा और भी काफ़ी तरीक़ेकार से हल किया जा सकता है। कोर्ट से रुजू करके, आर्बिट्रेशन करके, पार्टीज को बिठा के। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ये जो एक घर है, दो खानदानों का मामला है, वो जुड़ सके। लेकिन कभी कभार ऐसी सूरत हाल होती है कि इंसान नहीं चाहता है कि नाखुशगवार माहौल में मैं अपनी ज़िंदगी या बच्चों को गुजारूं, तो फिर वो कोर्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि एक लीगल रेमेडी उनके पास है। अगर एक वकील नहीं करेगा दूसरा कर देगा, तो फिर एक सेकंड कूलिंग डाउन पीरियड आता है कोर्ट के थ्रू। कोर्ट फिर क्या करती है, दोनों पार्टीज को बिठाती है, चांसेस देती है उनको कि भाई आप आपस में बैठें, जो आपके जायज़ ग्रीवेंसेस हैं, मामला हैं, उनको आप कोर्ट के सामने पेश करें। कोर्ट उनको हल करने की कोशिश करती है। फिर भी अगर कोर्ट में वो नहीं मानते हैं दोनों मामला, तो फिर कोर्ट उनको लड़की को खुला गलान करके देती है। लेकिन उसके बाद एक थर्ड पीरियड आता है कूलिंग डाउन का। उसमें क्या होता है कि 90 डेज़ का टाइम होता है, वो यूसी को अप्रोच करते हैं। यूसी हर महीने नोटिस भेजती है दोनों मियाँ बीवी को, उनको मामले को रिकनसाइल करने की कोशिश करती है ताकि मामला हल हो सके। इस पीरियड में भी अगर एक दूसरे के साथ रुजू कर लेते हैं, तो जो खुला का आर्डर है वो समझे नल एंड वाइड खत्म हो जाता है, फिर वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको गुजार सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल एक्सरसाइज में क्या इश्यूज हैं जो आपको ज्यादा आप देखते हैं कि फोकस हो रहे हैं, ज्यादा खवातीन की तरफ से जो शिकायत आ रही है वो ये आ रही है कि जी मुझे इसलिए खुला चाहिए? देखिए, सबसे जो बड़ा मसला होता है वो शोहर का अपनी बीवी की तरफ कम रुझान होना या मारपीट करना, गलत ज़बान इस्तेमाल करना। क्योंकि आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि नफसा नसीका के लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, वहाँ से जैसे आ रहे हैं रश लगी हुई है, एक ज़हनी कैफियत इंसान की ख़राब हो जाती है। सही। जब वो वापस आ रहा है घर पे, तो वाइफ तो क्योंकि घर में बैठी हुई है, उसी का इंतज़ार कर रही होती है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन जब वो आता है तो उसका मूड ऑलरेडी ख़राब हुआ है, वो प्रॉपर जो है वो घर पे पैसे नहीं ला रहा, क्योंकि वही कफालत का जिम्मेदार है। तो घर में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, राशन की या बिजली के बिल हैं और मामला हैं, वो पूरे नहीं कर पाए, इसकी वजह से तलखियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें कभी कभार ऐसे भी होता है कि एक अगर कंबाइंड फैमिली है तो उसमें फिर वाइफ को ये होता है कि मैं और मेरा मियाँ, मेरे बच्चे अलग रहें, पूरा एक ख़ानदान ना हो, मुझे रोटी नहीं पकानी पड़े, किसी की सुननी नहीं पड़े,
अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारूं। तो ये काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिनमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर लोग खुला की तरफ आते हैं। अब इससे ये होता है कि पोस्ट डिवोर्स मामले आ जाते हैं बच्चों के, कि बच्चे जो हैं अब क्योंकि उनकी परवरिश में माँ और बाप का अपनी अपनी जगह पे एक मुनफरद किरदार होता है उनकी परवरिश करने का। सही। एक फैक्टर भी कम हो रहा है तो बच्चे की समझे कि आधी ज़हनी नशोनुमा खत्म हो जाती है। बाप का उसको प्यार नहीं मिल रहा है, बाहर कैसे जाना है, किस तरह चीज़ों को डील करना है, वो बाप से चीज़ें सीख रहा होता है। एक माँ से उसको प्यार मिल रहा होता है, घर में उसकी परवरिश हो रही होती है। अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं तो बच्चे की आधी ज़िंदगी वहीं पे तबाह हो जाती है। तो इसीलिए आप देख रहे होते हैं कि बच्चे साइकोलॉजिकली काफ़ी चीज़ों को एप्रीहेंड ही नहीं कर पाते, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं जब वालिदैन की अलगदगी हो जाती है। तो हमारे माशरे में ये है कि जो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है लोगों का, उस चीज़ को हम थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लें, क्योंकि ये फैसला हमारे हुजूर ने भी कहा है कि ये एक नापसंदीदा अमल है कि अगर वो तलाक हो रही है या डिवोर्स हो रही है या उनकी जो है वो आपस में सेपरेशन हो रही है, तो कोशिश किया जाए इस मामले को अकल के ज़रिए सोच समझ के, थोड़ा जो ख़ानदान के बड़े लोग हों, दोस्त यार हों, वो भी इस चीज़ को इनकरेज नहीं करें, डिस्करेज करें, ताकि इस रुझान को कम किया जा सके। थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, आप समझते हैं वो भी बहुत असरअंदाज हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। भाईजान, इस मौजू से, इस गुफ्तगू से हमारे पास जो चीज़ निकली है, मैं देखता हूं कि उन कौमों ने तरक्की की है, जैसे हम चाइना की मिसाल ले लें, जापान की ले लें, कोरिया की ले लें, मलेशिया की ले लें, एक्स की ले लें, वाई की ले लें, बांग्लादेश की ले लें, जहां जिन्स की हवाले को छोड़कर मर्द और औरत दोनों जो हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ऐसा है तो बहुत थोड़े हवाले में। हम मतलब इमदाद के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, काम के चक्कर में कम रहते हैं। अब ये जो एक सोशल मीडिया का दौर आया है, इसमें आपकी सलाहियतों को इजहार का मौका मिल रहा है, तो कितना अहम रोल अदा कर सकता है सोशल मीडिया कि आप मर्द और औरत दोनों को ये बात कर रहे हैं कि आइए जी काम करें। बिल्कुल कर सकता है, जैसे भाई ने बात की, अभी बता रहे हैं, बड़ा अच्छे सजेशन दिए इन्होंने कि बड़ों का किरदार होता है इसके अंदर। बड़ों का किरदार तो मेन चीज़ तो मेन जो आपके जो बड़े होते हैं, जो आपके क्लोज पेरेंट्स होते हैं, आपके सबसे बड़ा किरदार तो उनका होता है। उसके बाद दूसरा दोस्तों में आ जाए, दोस्त अहबाब होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं, समझाते हैं एक दूसरे को कि भाई ऐसा मतलब ना करें, इससे मज़ीद आपके बच्चों की भी लाइफ ख़राब हो रही है, आपका एक पूरा कुनबा, दो ख़ानदान डिस्टर्ब हो रहे हैं इसके अंदर। तो फिर सोशल मीडिया को मैं समझता हूँ कि इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए ताकि एक दूसरे को हम समझें। और आजकल मतलब एक बड़ा मतलब तरक्की पे चला गया दौर, सोशल मीडिया ने बहुत ही आगे ले गया। तो अब वो बातें नहीं रहीं जो पहले हम सोचते थे कि जी ऐसा होगा वैसा होगा। अब तो हम लोगों को समझना चाहिए इन चीज़ों को, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और इस तरह की मतलब मामलात को बड़े खुश उसलूबी से सॉल्व कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और आप समझते हैं कि अब वो जो एक हवाला था कि जी औरत काम नहीं करेगी, मर्द ही काम करेगा, अब आप कोई सजेशन देंगे कि आइए जी दोनों काम करें, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, यहाँ से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल करें, दोनों करें और कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी लड़कियां, फीमेल हमारी जो ख़वातीन हैं, मैं देखता हूँ, अब पार्लर की सूरत में ले लें, ब्यूटी पार्लर, सारी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, अपने शौहर का आपका हाथ बढ़ा रही हैं। वो सही। काफ़ी ऐसे मिडिल क्लास हैं लोग हैं जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं और बड़ी खुशी होती है। वो ख़वातीन अपने मर्द का बराबर हाथ बढ़ा रही हैं, अपनी फैमिली को बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं, साथ के चल रही हैं। तो कोई बुराई नहीं है, कोई ऐप नहीं है। बिल्कुल। ख़वातीन आएँ, बढ़ चढ़ के काम करें इसके अंदर, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी करें, हर शोबे में ख़वातीन कर रही हैं। जैसे एडवोकेट ने भाई हमारे, उस शोबे में माशाल्लाह बड़ी ख़वातीन मैं देखता हूँ बड़े अच्छे काम कर रही हैं उसके अंदर। और जैसे हमारा शोबा है शो बिज़नेस का, इसमें भी काफ़ी हर डिपार्टमेंट में हर जगह कहीं ना कहीं फीमेल काम कर रही हैं और आना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल सही। राशिद मेरे भाई, हम उमूमन जो है वो ये महसूस करते हैं, देखते हैं और हमें ऐसा गुमान गुजरता है कि जो केसेस की तादाद है वो आपने कहा बहुत बढ़ गई है, बहुत लोड है, सब कुछ है। ज़्यादातर केसेस जो हैं ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल हवालों से बनाए जाते हैं वो बहुत ही मज़े का खेज भी रहे हैं। भुट्टो साहब से लेकर और XYZ किसी का भी, तो किसी पे टोपी चुराने का इल्ज़ाम, भैंस चुराने का इल्ज़ाम, जूता चुराने का इल्ज़ाम, ये इस तरह के केस, इनका अंजाम क्या होता है? देखिए, ज़्यादातर ये इस नेचर के जो केसेस होते हैं वो गवर्नमेंट या पुलिस अफसर होते हैं, उनकी तरफ से उस FIR में वो कंप्लेनेंट होते हैं। और रियासत की तरफ से जितने भी केस फाइल किए जाते हैं उनमें समझे कि 95% से 97% वो मुकदमात आखिर में जाके लोग उनमें से बरी हो जाते हैं। अच्छा जी। इसकी सिर्फ वजह यही होती है कि उन पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स पे, उन कुछ खास लोगों पे एक कुछ वक्त के लिए एक प्रेशर डेवलप किया जाए ताकि वो उस सियासी सरगर्मी से दूर रहें और वो जो एक मोटिव अचीव करना चाहते हैं उसको हासिल ना करें, चीज़ें जो है वो स्लो हो जाए।
तो उसका मकसद ही सिर्फ ये होता है। हालांकि कानून में इसकी एक गुंजाइश मौजूद है कि अगर किसी ने भी झूठा केस फाइल किया है और बंदा आखिर में बेगुनाह साबित होता है तो उस कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। क्या आज तक ऐसा कुछ हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी सियासतदान हमारे उन पे इल्जाम लगा के जी टोपी चुरा ली या जूता चुरा लिया या एक्स या वाई जेड, उसके बाद सियासतदान पलट के कभी केस करते हैं? ऐसा कोई नॉलेज में है? देखें, जब सियासतदान केस करने की सलाहियत में आ जाते हैं ना, तो दैट मींस वो गवर्नमेंट में आ गए, फिर उनको केस करने की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे ये दाएं बाएं कर देते हैं, डायरेक्टली चीजों में कर रहे होते हैं। अब मामला ये होता है कि हमारा सिस्टम इतना स्लो डाउन हो गया है कि अगर एक साहिल के खिलाफ झूठा केस फाइल हुआ है और उसके बाद वो बरी भी हो जाता है, तो वो इस सारे प्रोसेस से इतना तंग आ चुका होता है, वो कहता है मेरे अल्लाह ने मेरी जान छुड़ाई है, भाई मैं कभी देखना भी नहीं चाहता। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग केस आया, एक बंदे से मोबाइल चोरी हो गई थी, डकैती हो गई थी, उसने केस फाइल किया। अब चोर तो पकड़ा गया था, लेकिन उसकी मोबाइल जो है वो कोर्ट के जिम्मे में थी, वो पुलिस कस्टडी में थी। अब वो बेचारा चलाता था, सुजुकी चलाता था, तो एक दिहाड़ी उसकी 2-2.5 हज़ार की दिहाड़ी वो छोड़ के फिर कोर्ट में आता था। कोर्ट में केस उसका चल नहीं रहा था, मैं उसका वकील बना, वो कह रहा है, मैंने कहा भाई क्या करना है, सजा दिलवाना? कह रहा है कि अल्लाह को मानो, सजा दे ना दे कोर्ट, मेरी मोबाइल लेके दो, मैं यहाँ से जाऊँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तो क्या होता है कि लोग फिर जो मुद्दई भी होते हैं उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, वो आ के तंग हो जाते हैं, गवाह नहीं आ रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मामला होता है कि लोग फिर केस जीतने के बाद, बरी होने के बाद दोबारा पलट के उन अफसरान पे केस नहीं करते जिन लोगों ने उनको इन्वॉल्व किया था, वो कहते हैं कि मामला खत्म हुआ, हमारी जान छूटे। अच्छा, एक चीज हम कभी खबरों में या सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि यूरोप, अमेरिका और जो ब्रॉड के ममालिक हैं, वहाँ 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद केस जो है वो दोबारा रीओपन कर देते हैं या जमा करा देते हैं कि जी फलां वजीर ने, फलां उसने मेरे साथ ये अच्छा किया था या बुरा किया था। पाकिस्तान में भी ऐसा कोई कानून है कि किसी ने मेरे साथ कोई भी ऐसा अमल किया या किसी के साथ भी कोई ऐसा अमल किया जो बाद में गलत साबित हुआ, तो क्या हम उस पर जो है वो हतक इज्जत का कोई दावा जो है वो 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कर सकते हैं? इस तरह का है कानून हमारे पास? देखें, अब जो मैटर्स होते हैं ना केस में कोर्ट में लेके जाने के, उस पर कानून ने कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। उसकी वजह ये होती है कि किसी भी एक मामले को हमेशा के लिए हम खुला नहीं छोड़ दें कि किसी का जब मूड बने वो अपना हक लेने के लिए आ जाए, क्योंकि अगर आप मेरे पास हक है तो उसको हासिल करने का एक लिमिटेड पीरियड होता है ताकि उन चीज़ों को एंड किया जा सके। तो हर केस की अलग अलग नौयत होती है। जैसे मैंने किसी चीज़ के बारे में डिक्लेरेशन चाहिए तो उसकी 6 साल की लिमिट है, अगर किसी के पास मेरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है तो उसकी अलग से लिमिट हो जाएगी, अगर मुझे किसी ने जगह से उठा दिया है, कब्जा कर लिया है, उसको मैं हासिल करना चाहता हूँ तो उसकी एक 6 माह की, 1 साल की, 3 साल की लिमिट है। क्योंकि अगर मुझे किसी ने कब्जा करके उठाया है और मैं 10 साल के बाद आके केस फाइल करूँ कि मुझे उसने यहाँ से उठा दिया, तो मैं साबित कैसे कर पाऊंगा? यानी कि मुझे इतनी नेसेसिटी थी नहीं। तो कानून ने कुछ लिमिटेशंस अप्लाई की हुई हैं हकूक हासिल करने के लिए, उनको मद्देनजर रखते हुए फिर हम केस फाइल कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ तो सोसाइटी ऐसी है ना कि जैसे इस वक्त कोई बरसर इख्तिदार है, मिसाल के तौर पे मैं ऐसी मिसाल दूं जी, को बरसर इख्तिदार के किसी भी फर्द ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, उस बुरे को मैंने अब खामोश हो गया क्योंकि वो इख्तिदार में है। जब वो इख्तिदार से हटे, साल, 2 साल, 5 साल, क्या मैं उसके ऊपर केस करने का उस वक्त अगर मैं हिम्मत करूं तो नहीं कर सकता? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही वजह होती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही होती है। क्रिमिनल केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि जब कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो फौरन इदारे को, पुलिस को रिपोर्ट किया, जिसको हम FIR कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अभी एक कग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ, मुझे जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है। जितना मैं उसमें डिले करूँगा रिपोर्ट करने में, उतना मेरा केस वीक होता जाता है। सिविल केसेस में ऐसे होता है, लेकिन ये है कि एक जब क्वेश्चन आपके पास होता है, टाइम पीरियड आपके पास होता है, तो उस राइट को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। खासतौर पर तब जब हम ताकत में आते हैं तो उसको इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। फिर ये जो सियासतदानों के केसेस रीओपन होते हैं या बंद हो जाते हैं, तो उसका भी हवाला यही है। जैसे जब अभी आप देखेंगे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो उनका केस काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। अभी रिसेंटली इसको रीओपन किया गया, चलाया जा रहा है, मामले को देखा जा रहा है। और किसने रीओपन करवाया है? उनके बेटे हैं जूनियर जुल्फकार, उन्होंने इसको रीओपन करवाया। अच्छा, माशाल्लाह। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध में कराची ब्रांच में उनकी जो वहाँ पर उन्होंने करवाया हुआ है ताकि उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे केसेस जो होते हैं ज़्यादातर जो पॉलिटिकल बेसिस पे होते हैं, उनको फिर इसी तरीके से लिया जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक पार्टी ताकत में बैठी हुई है, वो सजाएं दे रही है कुछ लोगों को, मामला हो रहे हैं, तो फिर वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अब हम केसेस को चलाएं नहीं, एंड की तरफ नहीं लेके जाएं, क्योंकि सजा तो लग जाएगी, ताकि इस पीरियड को हम थोड़ा आहिस्ता करें ताकि गवर्नमेंट चली जाए तो फिर हमें रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ये तरीकेकार होते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं।
नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। मंसूर और नदा के साथ नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। मंसूर और नदा के साथ वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और चलते हैं नईम भाई की तरफ। नईम भाई, बड़े आपने प्रोजेक्ट्स बताए कि अभी आपका यूके का भी है। प्रीवियस जो भी प्रोग्राम्स आपने किए, जैसे फैशन शोज़ किए, आप इवेंट्स किए, कवाली नाइट्स की, XYZ, कोई ऐसा खुशगवार वाक़या या ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ कि जिसमें आप कहीं मुश्किल में आए हों या बहुत आज भी आप सोचते हैं तो मुस्कुराते हैं? अच्छा, सिचुएशन ऐसी होती है कभी कभी, जो बड़ा आर्टिस्ट होता है, जो हमारी कोई कंपनीज के इवेंट हो रहे हैं, बड़ा नाम है, वो डिले कर देना तो समझ लें कि ऑर्गेनाइजर की सांसें ऊपर नीचे हो रही हाँ। है। ऐसी सिचुएशन है। एक वाकया हुआ था, मुझे याद है, एक रेल मार्केटिंग वाले, तो एक ओपनिंग सेरेमनी थी किसी प्रोजेक्ट की, सही। तो उमर शरीफ ने आना था लाहौर से, और वहाँ एयरपोर्ट बंद हो चुका था कोई सियासी मामलात के हवाले से। हाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जो उनको फ्लाइट्स रोक दी, बिल्कुल जाने नहीं दिया जा रहा था। उमर साहब राब्ते में थे। अब यहाँ हमारा बिल्कुल ओपनिंग है, और अमजद साहब भी थे उसमें, मुझे याद है, अमजद को ही मैंने रखा था उस प्रोग्राम में। तो ये बड़ा प्रोग्राम था जिसमें उमर भाई और अमजद दोनों हो, तो बड़ा प्रोग्राम। होस्टिंग में इनसे करवा रहा था उमर भाई से ना। तो उन्होंने कहा, नहीं देख, मैं लाहौर में हूँ, एयरपोर्ट बंद हो चुका है, शाम तेरा प्रोग्राम है। हम यहाँ जंग न्यूज़ के अंदर बाकायदा एक ऐड लग चुका था, कंप्लीट यार, ये आर्टिस्ट आ रहे हैं और इन्होंने परफॉर्म करना है यहाँ पर आके। पब्लिक उनको देखने पहुंची, पब्लिक पहुंच गई, पब्लिक तो आए। अब जो मार्केटिंग के डायरेक्टर्स हैं वो मेरे से, मैंने बोला अब तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, देख लें एयरपोर्ट बंद है, मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकायदा न्यूज़ चल रही थी उसके अंदर। तो ये हुआ कि उनका बेटा जवाब मेरे राब्ते में था, कहने यार एक काम कर, वो तो शुगर के पेशेंट थे ना उमर शरीफ साहब, मैं उनसे दुबई में भी हमने कराया प्रोग्राम, दुबई में बहुत, वहाँ भी ये हाल था, यार मैं मेरी आँख लग गई, एक काम कर, अगर एयरपोर्ट खुल जाता है तो मेरी टिकट का मैं आ जाऊँगा, इसलिए कि रात हमारा प्रोग्राम 10 बजे शुरू होना था। ऐसा ही हुआ कि वहाँ से एयरपोर्ट रात को रिलीफ मिला उनको, 6 बजे के बाद एयरपोर्ट लाहौर के खुल गए। उसी वक्त टिकट मैंने बनाई, दोबारा करी, और उनके बेटे ने उनको चढ़ाया, और यकीन करें ठीक पूरे 10:30 मेरे पास वो प्रोजेक्ट पे पहुंचे हुए थे, लोकेशन पे। तो उमर भाई की भी तारीफ होनी चाहिए ना यार, उमर भाई, कमिटमेंट का हवाला जो है, कमिटमेंट। फिर मैंने हैदराबाद में भी एक शो किया, मुझे याद है, तो आते मुझे अपने घड़ी दिखाते थे, लाहौर से आए थे जब भी, कहने लगे देख इवेंट था, वेडिंग का इवेंट था, कि देख मैंने जो कमिटमेंट की थी, वाकई वो लाहौर से आए, कराची से फिर हैदराबाद मेरे पास पहुंचे, पूरे 11 बजे मुझे ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जिंदाबाद। जरी गज़ल थी उनकी वाइफ, जो सेकंड वाइफ हैं, वो भी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो इन दोनों ने वहाँ की मेरे प्रोग्राम की होस्टिंग की थी। और बस यही एक यादें हैं। तंग किसने किया ऐसा कि जी पेमेंट भी ले ली और टाइम पहुंचे भी नहीं? यार मैं नाम ले नहीं सकता ना, नाम नहीं, नाम ना ले, लेकिन कोई तो इशारा दे दे। बिल्कुल, एक सिंगर थे हमारे, उन्होंने पेमेंट भी ले ली, कर ली, ट्रांसफर भी हो गई पेमेंट, और वो तंग भी कर रहे हैं, एंट्री के वक्त भी बहुत लेट आया, और जाते वक्त भी मतलब है बिफोर प्रोग्राम कि जी हमें बिफोर प्रोग्राम पहले क्लियर कर दें, मतलब दे दें। तो 1-2 आर्टिस्ट हैं ऐसे यहाँ पर अभी भी जो मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं। और कौन आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो आपके एक बुलावे पर जो है, उनका तो नाम ले सकते हैं ना, कि वो बहुत फ्रेंडली खड़े होते हैं कि नहीं जी नहीं भाई, बिल्कुल आपके लिए खड़े हैं? कमाल साहब के साहबजादे हैं, गालिब कमाल, माशाल्लाह। स्टार्ट बिगनिंग मेरे साथ ही FTC बिल्डिंग में, मैंने 1997 में एक इवेंट किया था, मुझे याद है। तो वो एक्टिंग चैलेंज चलता था उस दौर में, कमाल साहब एक्टिंग चैलेंज करते थे, एक म्यूज़िक चैलेंज होता था वहाँ पर। तो वहीं फिर मैंने आर्टिस्ट, मैंने भी एक फ़ैशन शो किया वहाँ पर, तो मैंने गालिब को ही उसमें होस्ट रखा, कॉम्पेयर रखा। एक नायला अली होती थी हमारी, नायला जाफरी के नाम से एक आर्टिस्ट, जो अब नहीं रही दुनिया में, कैंसर में उनका इंतकाल। तो ये दोनों बड़ा सपोर्ट करते थे, मुझे आते थे, तो गालिब को मैंने रखा वहाँ पर। गालिब आया, एक आवाज़ कॉल करता था, गालिब पहुँच जाते थे मेरे पास। मेट्रोपोल होटल में मैंने बड़े इवेंट किए, तो गालिब यही होता था कि मैंने कॉल किया, वाकई वो एक कॉल पे मैं समझता था कि बड़ी बात है कि मुझे ज़रूरत, दूसरी कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो हमारे कॉल पे, सिंगर्स हैं हमारे, कॉमेडियंस हैं हमारे। सिंगर्स में आपको अपनी पर्सनल हवालों में कौन पसंद है? नईम अब्बास रफ़ी। नईम अब्बास रफ़ी ज़बरदस्त, नईम अब्बास रफ़ी क्या बात है उसकी, बेहतरीन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट और भी बहुत सारे और भी सिंगर हैं, आपको सुनने के हवाले से
पड़ोस से लेकर और पाकिस्तान तक कौन से बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको आप सुनना पसंद करते हैं? अभी करंट रिसेंटली किया ना उसने, राहत फ़तेह अली साहब ने माशाल्लाह उनका तो, राहत की तो क्या बात है, और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तवज्जुह से उन्होंने जी, ये जी, जी, जी। प्रोग्राम किया। अभी हम पिछले भी वहीं मौजूद थे। हम भी वहीं थे और सबसे फ्रंट पे ही बैठे हुए थे हम, जनरल बॉडी के साथ आगे बैठे थे हम सही। लोग के सारे। तो जैसे कि ये है माशाल्लाह, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख़ानदानी विरासत में मिली हुई है इनको चीज़ें। राहत फ़तेह अली साहब हुए, फिर जैसे मैंने नाम लिया इसका नईम नवाज़ शरीफ़ी का लिया, और ऊपर चले जाएँ तो आतिफ़ माशाल्लाह, वो तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो सभी सुनते हैं उसको। बस यही दो क्या चार- क्या क्या आर्टिस्ट ऐसे थे, मतलब कौन आर्टिस्ट ऐसे थे कि जिनको देख के बड़ा आपने इंस्पायरेशन ली? कौन हीरो पसंद था, कौन हीरोइन पसंद थी? मोहम्मद राना ने बड़ा ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि मैंने शेख सिकंदर मूवी अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो बना ही रहा है, वो खुद डायरेक्ट कर रहा है उसका ना, प्रोड्यूस भी खुद ही कर रहा है, तो उसमें भी इत्तेफाक से मेरे ही टैलेंट है, वो उसमें हीरोइन कास्ट हुई हुई है। अच्छा, हाया अली के नाम से वो करने। अच्छा, फिर मैंने एक मलक याकूब नूर के साथ एवर न्यूज़ स्टूडियो में आज से 2 साल पहले मूवी की, तो वो पंजाबी मूवी थी, उसमें भी मेरी लड़की जो टैलेंट था हमारा वही हीरोइन कास्ट की, ज़ारा अली, उनको मलक याकूब नूर ने संग। अब माशाल्लाह वो रिलीज़ होने वाली है, इस ईद पे रिलीज़ हो जाएगी वो। इश्क मरजानिया के नाम से मूवी है, उसमें मैंने भी एक सीन मेरे से भी करवाया है उन्होंने से, अच्छा, एवर न्यूज़ स्टूडियो के अंदर। सैयद नूर साहब सारे बड़े वहाँ पर जितने भी शोबिस की हस्तियाँ थी सब मौजूद थी। हमने जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी, तो मुझे भी कराची से बुलाया गया था, और अनकरीब इंशाल्लाह वो रिलीज़ होने वाली है। सही। वकील खाली लड़ते झगड़ते हैं या मतलब कोई खुशगवार हवाले भी रखते हैं, किसी लड़की को देख के मुस्कुराते भी हैं, ऐसा भी कुछ होता है? मतलब पसंदीदा हीरो हीरोइन कौन है आपके? मंसूर भाई, वकील जो है ना सबसे ज्यादा समझे कि हुस्न परस्त। हुस्न परस्त समझें, अरे या वाह, वाह, समझें वाह, वाह, कि जो नज़ाकत होती है लोगों को, उनको देखना, शायरी को समझना, चीज़ों की रूह को देखना, वो इन चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। सही। और मेरी पसंदीदा हीरोइन बस जो मूवी में आजकल तो कम ही देख रहा हूँ, 2016-17 के बाद कम ही मूवीज़ देखी हैं। जो मूवी हो, एक्टर परफॉर्म अच्छा करे, वो नहीं, बेहतरीन एक्टर है। वैसे जो है हीरो कौन पसंद है पाकिस्तान में या पड़ोसियों में? जो हीरोइन पसंद है मुझे, समझे कि इंडियन टीवी चैनल्स पे दीपू मुझे अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, और जो एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है वो लगती है अपना शाहरुख खान की। क्या बात है जी, वाह वाह वाह। खान के नाम से जो दुबई में प्लाजा, वो तो भाई यूं बिक गया बस। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनका एक चार्म है अपनी एक्टिंग के हवाले से। आपने जो पाकिस्तान का और इंडिया का बताया, भाईजान आपको इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, बड़ा उसका बहुत बड़ा कैनवस है फिल्म इंडस्ट्री का। कौन कौन से ऐसे हीरोज आपके पसंदीदा रहे? खान आ गया, जैसे कि बता रहा हूँ कि किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। शाहरुख खान। शाहरुख खान माशाल्लाह। जैसे वैसे आप भी तो इब्तिदाई शाहरुख खान में मिलते हैं, कहीं कोई ऐसे किसी ने आप नहीं लगते हैं कहा मंसूर इब्तिदाई दौर के शाहरुख खान? मंसूर साहिर तो मैं कह सकता हूँ लगते हैं शाहरुख खान से मिलते हैं, लेकिन मैं आया नहीं कह सकता अपने आप। मैं उनकी अदाकारी पसंद करता हूँ। हीरोइन कौन पसंद है? काजुल ने अच्छा काम किया, इसलिए काजोल मैंने ने इंडिया अच्छा काम इंडिया गया। और एक वो थी काजुल हैं, और एक मधु थी। जब मैंने एक फिल्म 91 में गया था, तो मैंने एक फूले कांटे मूवी आई थी जे वजह की, तो ये मैंने बाकायदा वहाँ देखी। और फिर 2007 में एक दफ़ा गया, तो ये ओम शांति में शाहरुख खान की अपनी मूवी थी, तो पहले ही शो पहला सिनेप्लेक्स में वो मुझे अच्छा लगा, जाके वो देखा मैंने दिल्ली के अंदर। पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक रहा? मैं दिल्ली इंडिया गया 2 दफ़ा, उसके बाद थाईलैंड रहे, मलेशिया रहे, अब फिर साउथ अफ्रीका, और दुबई के तो बेतहाशा विजिट है। दुबई में काफ़ी इवेंट्स किए हमने, सही। काफ़ी फैशन शोज़ किए हैं वहाँ पर हमने, सही। काफ़ी एक्ट्रेस के साथ किए, इंडियन एक्ट्रेस के साथ भी हमने, सेलिब्रिटीज़ के साथ, बिल्कुल सही। ऐसे जज बैठा मैं काम। बिल्कुल सही। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बिल्कुल एंड पर आ गए हैं। मेरे भाई राशिद, ये तुम्हारा सामने कैमरा है, कोई मैसेज देना चाहो? मंसूर भाई, मैं यही कहूँगा कि कानून से डरना नहीं चाहिए। कानून हमारी हिफाजत के लिए है, उसको समझना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पुलिस के मामलात होते हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, या कोर्ट के जो मामलात हैं, लोग डरा रहे होते हैं, तो उनसे आपने परेशान नहीं होना। आपने समझना है कानून को, क्योंकि ये कानून बनाया ही आपकी हिफाजत के लिए गया है, तो इसको आप यूटिलाइज़ करें। और हम आपकी हिफाजत के लिए, आपके हकूक़ को इन्फोर्स करवाने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। मेरी एक फर्म भी है अपनी, लीगल एक्स लॉ एसोसिएट्स के नाम से, हाई कोर्ट के साथ हमारी ऑफिस भी है, वो एड्रेस भी आ जाएगा उस पर। तो कभी भी किसी को कोई ज़रूरत हो, हम फ्री ऑफ कास्ट उनको असिस्ट करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। जिंदाबाद जी। नईम भाई, ये आपका कैमरा, कोई मैसेज नए आने वाले जो आपके साथ फैशन इंडस्ट्री से जुड़ना चाहें, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहें? हाँ जी बिल्कुल, मेरा मैसेज यही है नए आने वालों के लिए, न्यू कमर्स के लिए, जिसमें अदाकारी करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, या
मतलब एक राइटर बड़े अच्छे होते हैं, इसमें मैंने देखा है स्टोरियाँ बड़ी अच्छी, 2-3 फीमेल आई थी हमारे पास जो उनको बड़ा शौक़ था लिखने का। तो मैं यही कहूँगा उनसे कि जिसका जो भी शौक़ है, जो भी चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हमारे इदारे की खिदमत है उनके लिए हाजिर हैं, बिल्कुल आएँ, मोस्ट वेलकम, हम उनका पूरा साथ देंगे, भरपूर उन्हें प्रमोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस निकलें, अपनी सलाहियतों के साथ निकलें, ये बात वाजे कर रहे हैं नईम भाई। और मेरे दोस्त, मेरे भाई राशिद ने एक बात वाजे की है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी है, आपने नहीं डरना है पुलिस से। बहुत मामलात बेहतर हो गए हैं, आप लॉयर के साथ जाएं, मामलात को देखें, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को, हमारे इस सूबे को, हमारे इस शहर को तरक्की दे। हमारी दुआएं इस सारे मामलात के साथ हैं कि हर नया दिन, हर आने वाला दिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक नई नवीद लेकर तुलू हो। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने